हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित बातों पर चर्चा की थी। आज बच्चों हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित बातों पर प्रकाश डालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित बातों की चर्चा हमने शास्त्री प्रथम खंड हेतु जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने किया था। आज फिर हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो है बच्चों के लिए, उसके पाठ्यक्रम के लिए मौर्य साम्राज्य को के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। बच्चों, मौर्य साम्राज्य हो या भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है। इस बात की चर्चा हमने बार बार की है। और स्रोतों के रूप में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये दो तरह के स्रोत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए भी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दोनों स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ से संबंधित जो ग्रंथ हैं उसमें मौर्य इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरणों में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका और फिर जो सिकंदर के साथ जो कुछ यूनानी आए थे, उन्होंने जो यहाँ के बारे में लिखा, उससे भी हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख एवं सिक्के मौर्यकालीन इतिहास को लिखने में जो है वो प्रामाणिक और मददगार साबित हुए हैं। मौर्य साम्राज्य का जो सबसे पहला शासक, जिसको कि संस्थापक के रूप में हम जानते हैं, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश का जो है संस्थापक था। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास में तिथि क्रम को लेकर के एक मतता नहीं है। इसमें बहुत सारी जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग पुस्तकों में हमें अलग अलग डेट जो है वो मिलता है। तो हम इसको जो है सो पूर्णतः सत्य न मानते हुए भी अनुमानित तिथि के रूप में लिखते हैं। तो इसका समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वो 322 या 325 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द रहा था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके किया था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। सेल्यूकस से संधि कर उसकी पुत्र हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया और सेल्यूकस जो है वो अपना राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जो 305 से 298 ईसा पूर्व तक यहाँ रहा। उसने इंडिका नामक पुस्तक जो है वो लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर के सल्लेखन उपवास द्वारा उसने शरीर का त्याग कर दिया। दूसरे शासक के रूप में बिंदुसार या अमित्रघात, जो 298 से 273 ईसा पूर्व जिसका समय माना जाता है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपरांत जो है वो शासक बना। बिंदुसार जो है वो 25 वर्ष तक राज्य किया और उसे अमित्रघात अथवा शत्रु संहारी की उपाधि मिली थी। मिस्र व सीरिया के साथ बिंदुसार ने मैत्री संबंध जो है वह स्थापित किए और उसके शासनकाल में तक्षशिला के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया, जिसे उसके पुत्र अशोक ने कुचला था। इसके काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह का दमन राजकुमार अशोक व द्वितीय का दमन जो है वो राजकुमार सुसीम ने किया था। यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत जो है डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका तीसरा शासक जो है वो अशोक प्रियदर्शी है, जिसका समय जो है 273 से 236 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। बिंदुसार के पश्चात जो है वो शासक बना था। अपने पिता के शासनकाल में जो है अशोक उज्जैन और तक्षशिला का शासक रह चुका था। देवी, तिस्यरक्षिता, कारुवाकी, अंसदमित्रा एवं पद्मावती आदि जो है वो अशोक की पत्नियां थी। देवी से उसे जो है महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र नाम का पुत्र और संघमित्रा नामक पुत्री जो है वो हुआ था, देवी से उत्पन्न हुआ था। उसने 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक के साम्राज्य में नेपाल, संपूर्ण उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान तथा बैक्ट्रिया, ये सब सारे भाग जो थे वो सम्मिलित हो गए थे।
अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग जो है वो मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय जो है वो जो कि अत्यंत ही कठोर था वो द्रवित हो गया और उसने अब कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने चंद्रगुप्त द्वारा गठित सेना भंग कर दी। अब उसने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय का निश्चय किया। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति को अपना लिया। समस्त भारत सहित विदेशों में भी उसने धर्म प्रचारक भेजे, इसलिए अशोक को महानतम सम्राट कहा जाता है। अब उसके हृदय में मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया का भाव जो है वो जागृत हो चुका था। तो बच्चों, आज हमने जो है कुछ जानकारी हासिल की मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब अगली कक्षा में हम अशोक के धम्म से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।